तो हम लोग आज बात करेंगे नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, नर्वस सिस्टम जैसे इंटरव्यू के अगर आप स्पेशली जा रहे हैं किसी न्यूरोसाइकेट्रिक डिवीजन में, देन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डीप में जाके कभी भी आपसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाएंगे। बट हाँ, आपको बॉडी सिस्टम पूरा ब्रीफ में पता होना चाहिए। पता नहीं कब आप कौन से डिवीजन में जाएंगे, तो आपको दो टाइम से ये काम आएगा। एक तो जब इंटरव्यू में जाएंगे और न्यूरोसाइकेट्री के डिवीजन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां पे ये जो मेरा वीडियो होगा ये आपको हेल्प करेगा, नोट्स जो होंगे हेल्प करेंगे। एज वेल एज जब कभी आप न्यूरोसाइकेट्रिक डिवीजन में वर्क करेंगे, राइट, तो भी वहां पे काम आएगा, क्योंकि फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर से पूरा जो है नर्वस सिस्टम फिर से पढ़ना पड़ेगा। तभी आप डॉक्टर को वो चीजें कन्विंस कर पाओगे, कन्वे कर पाओगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें ना भूल जाती हैं। तो अभी जिस डिवीजन में आप जाओगे काम करने लगोगे, तो वहीं आपकी हैबिट हो जाती है काम करते करते उसी पर्टिकुलर डिवीजन के आसपास, क्योंकि बाकी चीजें हम पढ़ते नहीं है तो हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है सारी चीजें, राइट। तो एक दो टाइम काम आएगा अभी जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी का काफी इंपॉर्टेंट बॉडी जो बॉडी सिस्टम है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आफ्टर दैट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके बाद जो कोई अगर इंपॉर्टेंट सिस्टम है तो वो नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है या इंडोक्राइन सिस्टम है। तो इसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, इंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम एक्चुअली बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जो हमारा ब्रेन का सिस्टम होता है, ब्रेन के अंदर जो सारा ट्रांजिशन होता है हम कोई भी चीज को, किसी भी मैसेज को रिसीव करते हैं, या हम जो भी अपने नॉर्मल लाइफ में जो भी सारी एक्टिविटीज करते हैं, सब कुछ हमारे ब्रेन के थ्रू होता है, राइट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। नर्वस system is a highly complex part of an animal that coordinate its action and sensory information by transmitting signal to and from, means सिग्नल को ट्रांसमिट, काम को करवाता भी है, वर्क को परफॉर्म भी कराता है, एज वेल एज ये जो सेंस है, जो भी हमें फीलिंग्स आती हैं, जो चीजें हम विजिट करते हैं, जो भी चीज हम देखते हैं या कोई टच है, इन सारी चीजों को भी महसूस करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, नर्वस सिस्टम जो काम करता है, कुछ यही सब काम जो है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम भी करता है। बट जो इंडोक्राइन सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है वो क्या है, स्लो होते हैं। ठीक है, वो स्लोली स्लोली होते हैं। बट जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन होते हैं, जो वर्क होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। ओके, the nervous system detect environmental changes that impact the body, then work in the tandem with the endocrine system to respond to such event. नर्वस सिस्टम क्या है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। होम्योस्टेसिस क्या होता है फ्रेंड? होम्योस्टेसिस होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अप एंड डाउन चीजें हो रही हैं, राइट। कोई हमारे बॉडी के अंदर कभी फीवर हो गया, या हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर जो भी डैमेज होते हैं, कभी टिश्यू डैमेज है, कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, चाहे वो डैमेज हो या कुछ भी नॉर्मल ना हो, तो उसको नॉर्मलाइज करने का जो हमारे सॉरी बॉडी के अंदर जो कैपेबिलिटीज है, उस कैपेबिलिटीज को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस प्रोसेस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है हमारे बॉडी का जो सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी मिस्टेक होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है, वो रिपेयर कर लेती है हमारे बॉडी। और होम्योस्टेसिस प्रोसेस के थ्रू, या इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सॉरी, सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस, अपने बॉडी, अपने आप को इंटरनली मेंटेन करके रखना, दैट इज कॉल्ड द homeostasis. A series of sensory receptors work with the nervous system to perform about change in the internal and external. ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल करने के कहने का क्या मतलब है? मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर कोई इंटरनल अगर चेंज हो रहा हो, या फिर कोई इंटरनल एक्सटर्नल चेंज हो रहा हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, सेंस करती है। जैसे हमें खाना पीना खाना है, उसका भी सेंस करती है हमारा ब्रेन, हमारी ब्रेन जो है उसको भी सेंस करती है। सपोज दैट हमारा हाथ कभी जल जाए, कभी आग के पास चला जाए, कभी गर्म पानी में चला जाए, तो इमीडिएटली क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक्शन लेता है और बोलता है कि हमें हाथ को वहां से हटा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को सेंस करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अभी हम आगे पार्ट भी देखेंगे इसके नर्वस सिस्टम के, तो आपको क्लियर चीजें
पता चलेंगे। ठीक है, कैसे इंटरकनेक्टेड है, हमारे बॉडी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, जो सब सिस्टम है उसके साथ में स्पेशली। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, जस्ट मिनट, इसको देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ वो कर देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको ना थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैं एक वो ले लेता हूँ, जस्ट मिनट, मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, जिससे आपको समझाने में काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड का। चलो, ये पुराना बना हुआ है। चलो, अभी मैंने व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है ना, विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो, मैं कैमरा अपने ऑफ कर दिया। यस सर। चलो, अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर हम फटाफट स्लाइड को देख लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ नर्वस सिस्टम हमारा जो है कैसा, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, तो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, राइट। सबसे पहले बात करते हैं नर्वस पे, तो लिखने में प्रॉब्लम इतनी भी आएगा, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्चुअली फ्रेंड दो पार्ट से मिलकर बना होता है, या नर्वस सिस्टम को मैं बोलूंगा दो पार्ट्स होते हैं। वन इज द सीएनएस, क्या सिस्टम है इसका, तो मिटाने का सिस्टम नहीं है क्या। वन इज द सीएनएस एंड सेकंड इज द पीएनएस। अभी सीएनएस क्या होता है फ्रेंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैरास सॉरी चलो, वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, अगेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड की हो गया है, अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज द ब्रेन एंड सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा हेड है, ये पूरा ब्रेन जो है वो ब्रेन, और ब्रेन से जो जुड़ी हुई है पीछे जो जा रही वर्टिब्री के साथ में, दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड, यू नो दैट, आपको ये चीजें पता होंगी, दो चीजें। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है कि दो चीजों से बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी जो ब्रेन है हमारा, जस्ट मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, मेरे ब्रेन, हाँ चलो अभी ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाता है, इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज द एएनएस, जिसको बोलते हैं हम ऑटोनॉमस सिस्टम, और दूसरा होता है सोमैटिक। एंड एएनएस जो है अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन से हैं वो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, राइट। अब ये इतना आप समझ लो तो नर्वस सिस्टम आपका लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है जो इसको डिवाइड किया गया है।
तो पहला हमारा तो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज द सीएनएस, सेकंड इज द पीएनएस। दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स मेरे पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड है, एक्चुअली सीएनएस एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो भी पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड है उसको हम बोलते हैं पीएनएस। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस, नाम से ही पता चला पेरिफेरल मींस हमारे बॉडी के अंदर जो स्प्रेड है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑटोनॉमस सिस्टम एंड होता है सोमैटिक। ऑटोनॉमस मतलब होता है जो ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे हमारा सांस लेना है, कार्डियक मतलब हमारे हार्ट बीट्स है, खाने का डाइजेशन है, दीज ऑल आर द ऑटोनॉमस। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए उसको हम ऑटोनॉमस बोलते हैं। अब ये ऑटोनॉमस भी क्या दो टाइप का हो गया है। दो टाइप कैसा? फर्स्ट वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में मैंने लिखा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का मतलब ये होता है फ्रेंड कि सडन, जो सडन एक्शन लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, फियर एंड फाइट वाला। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कोई कहावत सी ऐसे है, कोई भी चीज हमने देखा, क्विक डिसीजन लेना है। जैसे हम अचानक से जा रहे हैं, हमारे सामने शेर आ गया, तो हमारे दिमाग क्या करेगा, तुरंत यहाँ भागना है। ठीक है, हमारे माइंड को क्या करना, क्विक डिसीजन लेना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब कोई क्विक डिसीजन लेना होता है, देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब कोई स्लो डिसीजन लेना होता है, ठीक है, आराम से कोई डिसीजन ले जाए, हमें मालूम है कि मैं इस रास्ते जाऊंगा, वहां शेर आ सकता है, ठीक है, वहां लायन आ सकता है, या कुछ भी ऐसी हो सकती है। जब हम ऐसी डिसीजन लेते हैं तो वहां पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। जो भी स्लो वर्क होते हैं उसको पैरासिम्पैथेटिक, और जो सडन वर्क होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक का मतलब होता है जो वॉलेंट्री वर्क होते हैं हमारे, ये इनवॉलेंट्री भी इसको बोलते हैं, इनवॉलेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमारे हिसाब से नहीं होती। ठीक है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। सोमैटिक मतलब वो जो वॉलेंट्री होती है। अभी वॉलेंट्री कैसे है, खाना पीना, खाना, चलना और एक्शन लेना, जैसे एज पर रिक्वायरमेंट डेली नीड की जो भी चीजें होती है। राइट, इतना क्लियर है आप लोगों को नर्वस सिस्टम का ये ब्रीफ जो मैंने किया? ठीक है, अभी यस यहाँ सर। पे अब ये जो सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है फ्रेंड, ये सारा परफॉर्म होता है किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। नर्व्स जो है उसके थ्रू ये वर्क परफॉर्म होता है। अभी नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक, इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स भी थ्री टाइप्स की होती है, एक सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, एक मोटर न्यूरॉन होती है। अब यहाँ पे मैं इसको इसको हटा देता हूँ, ठीक है, रब कर देते हैं इसको। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। ठीक है, जहां भी अभी हम स्लाइड में यही सेम चीज हम न्यूरॉन्स की वहां भी पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स में थ्री टाइप्स का होता है, मेन टू होता है, तो मैं बता देता हूँ। एक होता है सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं फ्रेंड? सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं पहले मैं ये बताता हूँ। न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को एक जगह से लेके दूसरी जगह कन्वे करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स का काम है मैसेज को कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह का मैसेज को कन्वे करना, ताकि वो एक्शन परफॉर्म हो सके। ठीक है, एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए उस पर्टिकुलर मैसेज को लेके जाना। जैसे बाहर कुछ चीज हमने देखा, उसका मैसेज हमारे ब्रेन को देना, ब्रेन ने उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना है उसको अगर कुछ भी आदेश दिया, कुछ भी ऑर्डर दिया, उसको फिर जाके परफॉर्म कराना। दैट इज द वर्क ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये नर्व इंपल्स होती है। क्या होती है? नर्व इंपल्स होती है, इंपल्सेस के थ्रू चलती है, कैरी होती है। अब ये दो टाइप की होती है, वन इज द सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सेकंड वन इज द मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होती हैं जो कि सेंस करती हैं, कोई बाहर कुछ भी ऐसा आपको अगर लगता है, कुछ चीज आपने देखा, कोई मतलब जैसे आपके उबलते पानी में आपका हाथ चल गया, या फिर आग से आपका हाथ जल गया, तो इमीडिएटली क्या होता है, सेंस जाता है हमारे ब्रेन के बाद, हमारा ब्रेन आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि आप अपना हाथ वहां पे हटा लो। राइट, या अपने हमारे आंखों में कोई चीज पड़ गई, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो इमीडिएटली जो एक्शन होता है वहां पे किसके थ्रू होता है? सेंसरी नर्व, मतलब जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है, ऐसे न्यूरॉन्स जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं उनको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, फिर प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसकी आवाज आ रही है? प्लीज डियर म्यूट योरसेल्फ।
अब हमारे बॉडी से अगर कोई, सॉरी, हमारे ब्रेन जो है जब कोई भी सेंस करता है, जब सेंस कुछ भी सेंस हमारे ब्रेन को पहुंचता है, देन वो ऑर्डर करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, राइट, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वो ऑर्डर करता है। जब वो ऑर्डर परफॉर्म करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है। ओके, वो होती है मोटर न्यूरॉन्स। चलो, बस यही दो चीजें आपको यहाँ बतानी थी। आगे अभी हम ब्रेन के पार्ट और बाकी चीजें यहाँ पे देखेंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? यस सर। विजिबल। चलो, अब जो मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, मैसेज करने में करने। अभी न्यूरॉन्स होते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप किया हुआ है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूरॉन्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी की बेसिक एलिमेंट क्या है, वो सेल्स होती हैं, वैसे ही नर्वस सिस्टम की जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन्स का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है। जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि होता क्या है कि सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो फ्रेंड, ये जो पूरा आपको न्यूरॉन्स दिख रहा है ये सिंगल सेल है। ओके, दिस इज द सिंगल सेल, ये सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। तो एक न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स पे क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इससे कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ये सबके अलग अलग यहाँ पूरा डिटेल किया गया है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूरॉन्स के जो पार्ट होता है। पीछे जो ये पार्ट होता है यहाँ पे जो टेल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम टर्मिनल एंड फाइबर। ओके, टर्मिनल एंड फाइबर जो ये जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ऊपर वाली जो ये वाला पार्ट यहाँ तक का पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी या सेल बॉडी। और ये टेल का पार्ट का जो मिड पार्ट है जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन। ओके, दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन। बस आपको ये याद रखना है। याद रहेगा आपको कहाँ पे क्या बोलते हैं सब लोगों को? अभी आपको इतना याद, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार आएंगे। अभी आपको माइंड में ना एक पिक्चर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो भी ट्रांसमिशन होता है, जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं, आगे बढ़ती हैं, वो सब यहीं से होती है। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? डेंड्राइट्स आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सॉन कहाँ पे है वो याद रखना पड़ेगा, सेल बॉडी कहाँ पे है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, एंड ये टर्मिनल एंड फाइबर कहाँ पे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो यस सर। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इनके वन बाय वन हम फंक्शन देखते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया पूरा नर्वस सिस्टम कहाँ पे कैसे क्या होता है, पूरा क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, दो पार्ट में डिवाइड है और आगे कैसे उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बस अब स्लाइड में मैं आपको वही सारी चीजें समझाता जाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब न्यूरॉन्स के हमने तीन पार्ट आपको बताया। फर्स्ट वन इज द बॉडी, सेल बॉडी, द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल। न्यूरॉन्स का जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है बॉडी, सेल बॉडी, वो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये क्या करते हैं? टुवर्ड्स सेल बॉडी के टुवर्ड्स, मतलब आगे बढ़ाने का, ये नर्व इम्पल्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कौन सा? जो यहाँ पे डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स कौन सी? ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, दी जाता है स्ट्रक्चर्स। ये क्या करते हैं? टुवर्ड्स द बॉडी ये मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सॉन, अ सिंगल ब्रांच इन मोस्ट न्यूरॉन्स। सिंगल ब्रांच होता है कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी से दूर ले जाने, मतलब यहाँ से दूसरी, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये क्या करता है? बॉडी से इंफॉर्मेशन दूर लेके जाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को दे देता है, ठीक है। ये एक जगह से, एक न्यूरॉन से दूसरी जगह न्यूरॉन में मैसेज को कन्वे कर देता है, बॉडी से उस मैसेज को दूर ले जाने का काम करता है। impulse transmission, terminal end fiber are located at the end of the axon and they transmit impulse leaving the neuron across a synapse to next neuron। अभी synapse क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। These are the synapse, ये आपने पढ़ा होगा, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें बेसिक है। जो फ्रेंड ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो ये स्ट्रक्चर, इसी को जूम करके देखो, आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कैसे जुड़ा होता है? एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है, टेल वाला पार्ट होता है, वो दूसरे न्यूरॉन के बॉडी के साथ एक्चुअली अटैच होता है, राइट। अब दूसरे के बॉडी के साथ अटैच होते हैं और यहाँ पे क्या होती है,
इनको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोले जाते हैं। इसका जूम इन करके देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जूम करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं जो मैसेज को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, एज वेल एज एक दूसरे होते हैं जो मैसेज को देने वाले होते हैं। ठीक है, गिवन एंड टेकर दोनों भी दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये रेड कलर्स के बबल्स जैसे दिख रहे हैं, दीज आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से रिलीज हो रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। जब कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, दिस इज ये केमिकल मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ठीक है, इसी केमिकल मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब इनके थ्रू क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे ही सिस्टम पूरे बॉडी के अंदर चलता है और बॉडी से ही पूरे ब्रेन के अंदर जाता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म पूरे बॉडी के अंदर हमारे चलता रहता है। ठीक है, जिसके थ्रू हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो चैनलाइज होती है। अभी यहाँ पे नर्व इंपल्स, वही सेम चीज जो पिछले फिगर में दिखाया गया, सेम अगेन वही फिगर दिखाया गया, थोड़ा और डिटेल किया गया है, अलग पिक्चर्स दिखाया गया कि कैसे नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे चलती है। ठीक है, एक न्यूरॉन ये है, फिर यहाँ पे आएगी इसकी बॉडी पे, फिर इसका जो ये टेल वाला पार्ट है किसी और के बॉडी पे लग जाएगा, फिर किसी और के बॉडी पे, इस तरह से चैनलाइज होकर पूरे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स सॉरी मैसेज जो है फ्लो करता है। जहां जाना होता है, जहां पहुंचना होता है, इसी तरह फ्लो करके वो पहुंच जाते हैं। ये मैंने पार्ट आपको बता दिया। अब जैसे मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, अभी मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट टाइप्स बताए थे, कौन कौन से। एक मैंने आपको मोटार न्यूरॉन बताया था, जिसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। मोटार जो मोटर मींस जो मैसेज को कन्वे करके, जो मैसेज को लेके जाता है, राइट, उसको बोलते हैं हम इफरेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इफरेंट या फिर मोटर। जो आपको इजी लगे वो बोलो, मोटर क्योंकि इजी लगता है और नाम से भी हम पहचान सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा, अफरेंट। अफरेंट मीन सेंसरी, जो सेंस करके मींस बॉडी पार्ट से जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द सेंसरी न्यूरॉन। जो मोटर कौन सा होता है, जो ब्रेन कोई मैसेज देता है देन बॉडी पार्ट्स पे लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड द अफरेंट। एक तीसरे टाइप का भी और होता है न्यूरॉन, उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। ठीक है, तीसरे टाइप का होता है जिसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। तो तीन टाइप के होते हैं, बट बेसिक जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रहना चाहिए, ये दो याद होनी चाहिए, मोटर एंड सेंसरी, जो बार बार आपको आएगा। ठीक है, न्यूरेग्लिया, ये खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। न्यूरेग्लिया क्या होते हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, कनेक्ट एंड रिमूव डेब्रिस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं, न्यूरेग्लिया क्या होते हैं, न्यूरेग्लिया होते हैं जो न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और जो डेब्रीज, डेब्रीज मतलब जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करती हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूरेग्लिया। ओके, ये ब्रेन सेल्स के अंदर होते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं वहां पे सभी होते हैं, सभी पे होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, दो मेजर पार्ट में हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड किया गया है। वन इज द सीएनएस, सेकंड इज द पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ के जो पूरा बॉडी का सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, फ्रेंड, सीएनएस सिस्टम की बात करते हैं। सीएनएस सिस्टम में दो पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज ऑर्गन वर्क टुगेदर। कभी भी हमारे ब्रेन से जो भी मैसेज होता है ना, वो डायरेक्ट ऑर्गन तक नहीं जाता। कभी भी ब्रेन से जो भी सिग्नल जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाता है। जो भी न्यूरॉन्स, जो मसल्स, जितने आप देखो, बहुत सारे लोगों के एक साइड में कभी पैर में काम नहीं करता, कभी हाथ में काम नहीं करता, लेकिन उसको देखो जो आदत, जो प्रॉब्लम आती है वो ये वर्टिब्री की वजह से आती है। कोई वर्टिब्री दब रही होगी, क्योंकि उसी के थ्रू, उसी के अंदर से इंफॉर्मेशन। कोई फिगर है क्या, ये देखो, अगर मैं इसको जूम इन कर दूं थोड़ा सा, ये देखो, अगर मैं इस पिक्चर में बताऊं तो यहाँ से जो भी सेंस मैंने पूरे बॉडी के अंदर जो सेंस जाता आता है ना, उसका कनेक्शन इसी वर्टिब्री के अंदर से ही वो जाती है नर्व्स। ठीक है, अगर पैर की कंट्रोल करने वाली तो इसी के अंदर से जाएंगी, अगर हाथ को कंट्रोल करने वाली, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा ब्रेन से, जो भी क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये जो वर्टिब्री हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन पास होगा वो क्या होगा कि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही जाएंगी, राइट, यहीं से होके जाएंगी।
इसीलिए आपने देखा होगा जब किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आती है, लो बैक पेन की प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे क्या अल्ट्रासाउंड, सॉरी हाँ अल्ट्रासाउंड ही होता है, तो वहां पे क्या दिखा जाता है, इसी का अल्ट्रासाउंड होता है, ये पूरा बैक पोस्चर का। आपने ध्यान दिया, कभी सुना ऐसा क्या आप लोगों ने? ठीक है, कभी होता था अल्ट्रासाउंड, इसी का होता है। यहां देखते हैं कौन सी वर्टिब्री में डैमेज है, कौन सी वर्टिब्री ज्यादा, उसके अंदर लिक्विड जो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो कहीं लीक कर गया है, या फ्लूड कर गया है, या स्वेलिंग आ गई है। जब कभी भी आपके पूरे बॉडी का कोई भी पार्ट अगर काम नहीं कर रहा, मतलब कंट्रोल हट गया ब्रेन का, तो हमेशा जो है एनालिसिस होगा वो इसी वर्टिब्री के ऊपर होगा, यहीं में कुछ गड़बड़ होगा, यही दबा देता है, कभी ये एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो जाती है या डैमेज हो जाता है, राइट। तो दीज आर द सेंट्रल नर्व, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अभी हम वन बाई वन करके देखते हैं। दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इंटीग्रेटेड एंड coordinate sensory and motor information for the purpose of controlling the various tissue, organ and organ system. As well as central nervous system is the responsible for the higher neural functions such as memory, learning and emotions. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सारी जितनी बेसिक फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, एज वेल एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशंस में हेल्प करता है। ठीक है, उसी वही चीजों को विजुअलाइज करता है। ब्रेन, अगर हमें सिर्फ अब ब्रेन की, अब दो पार्ट में हम स्टडी करेंगे, पहले हम ब्रेन की बात करेंगे, देन स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे फ्रेंड। ठीक है, ब्रेन के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल देखते हैं तो ब्रेन क्या हमारा 3 पाउंड के समथिंग अराउंड होता है। 3 पाउंड एडल्ट जो मेल होते हैं उसमें उनका ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, जो फीमेल्स होती है उनकी ब्रेन थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो 3 पाउंड का वेट होता है एडल्ट में। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो 75% है वो वाटर कंटेंट है, 20% ऑक्सीजन कंटेंट है, एज वेल एज बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन्स जिसको शायद हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हैं, राइट। इतने ढेर सारे न्यूरॉन्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा ब्रेन। कंट्रोल्स बॉडली फंक्शन एंड इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जो कि पूरे बॉडी को हमारे कंट्रोल करता है, एज वेल एज जो आउटसाइड वर्ड, जो वर्ड है वहां से जो स्टिमुलाई आता है उसको भी सेंस करता है, एज वेल एज इंटरप्रिटेट करता है। ठीक है, क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, सारा डिसीजन करता है। हमारा जो ब्रेन है फ्रेंड्स वो 4 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 पार्ट में कौन कौन से, सेरिब्रम, डायनसेफिलॉन, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब एक एक पार्ट हम देखेंगे कि ये ब्रेन के जो पार्ट्स हैं ये क्या काम करते हैं। ठीक है, अभी सेरिब्रम क्या होता है, सबसे मेजर जो पोर्शन होता है ना आपके ब्रेन का, सबसे मेजर पोर्शन ये सेरिब्रम का होता है। ठीक है, ये जो हेमिस्फीयर है पूरा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, फ्रंटल पैराइटल लोब, ये सब जो है, ये जो है वो सेरिब्रम का पार्ट होता है। ठीक है, डायनसेफिलॉन या मिड ब्रेन ये छोटा सा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये सेरिब्रेलम है, इसी के नीचे एक मिड ब्रेन बोलते हैं या डायनसेफिलॉन बोलते हैं, जो इसके मिड में होता है। ठीक है, छोटा सा। ठीक है, और ये ब्रेन स्प्रेन जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। ब्रेन स्टेम, ये देखो इस वाले पिक्चर में सेरिबेलम दिखाया गया है, छोटा सा जो पार्ट होता है जो मैंने वहां पे आपको बताया अभी। ठीक है, ब्रेन स्टेम मेड अप ऑफ द मिड ब्रेन पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन है, ये दिस वन, दिस पोर्शन, मिड ब्रेन इन्वॉल्व विद द विजुअल रिफ्लेक्सेस। अभी क्या है कि ये सबका मैंने यहाँ पे फंक्शन बताया। इसके अलावा मैंने शायद आप लोगों को नोट सेंड किया क्या मैंने इसके रिगार्डिंग, जहां पे सारे फंक्शन लिखे हुए हैं एज वेल एज ब्रेन के सारे पर्टल लिखे हुए हैं। नो सर, नहीं, मैंने कोई नोट्स दिया होगा जिसपे, अगर नहीं दिया होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, जिसमें ब्रेन के ना सारे पार्ट्स लिखे हैं और उनका एक्चुअली फंक्शन क्या है वो भी लिखा हुआ है। अभी इसमें भी आएगा बट मैंने वो भेजा था। मैं आप लोगों को मैं भी अभी जस्ट इमीडिएटली ना सेंड कर देता हूँ, अदरवाइज क्या होता है इट में भी भूल जाएगा। जस्ट में तो उससे आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी आएगा इसमें।
चलो तो इसमें दिख नहीं रहा, मैं आपको भेज दूंगा इसको, ठीक है। उसमें काफी जो है चलो मोबाइल पे नहीं दिख रहा है अभी, एक चार्ट है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का चार्ट है एक, जिसपे कि मैंने सारे ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपको काफी इजी हो जाएगा वो, ठीक है। चलो अभी मैं बाद में भेज दूंगा आपको भी, फिनिश करने के बाद। इसमें भी एक चार्ट है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस उतना आप पढ़ लोगे तो आपको सारे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्या है कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में हमारा मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, अब इन लोगों के फंक्शन क्या होते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा मिड ब्रेन है, वो क्या करता है, विजुअल रिफ्लेक्स करता है। जी तो ब्रेन स्टेम जो हमारा फ्रेंड होता है, ये जितनी इंपॉर्टेंट वर्क होती है ना, ये मेनली परफॉर्म करता है, मतलब इनको कंट्रोल करता है। आप देखो जो विजुअलाइजेशन हो गया, किसी को देखना हो गया, ठीक है। ये पोन्स की बात करिए तो ये क्या है, मिड ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा के बीच में होता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें तो स्वेलिंग है, कफिंग है, वोमिटिंग है, स्नीजिंग है, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। सेकंड है अपना सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, ये मेनली मस्कुलो स्केलेटन जो फंक्शंस होते हैं, पोस्चर है, बैलेंस है, इन सब चीजों को मेंटेन करता है। सेरिब्रम, एक है सेरिबेलम और एक होता है सेरिब्रम, ये आप कंफ्यूज मत होना। ये जो सेरिब्रम को याद रखना कि ये जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है पूरा। सेरिबेलम जो छोटा सा पार्ट होता है, एरिया दैट कोऑर्डिनेट मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट, ब्रेन पोस्चर, बैलेंस। सेरिब्रम लोकेटेड अबव द सेरिबेलम कंटेन्स टू हेमिस्फीयर। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का ये दो, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो दो हेमिस्फीयर्स में है। और इसमें सेरिब्रम कॉर्टेक्स एंड कोलेसम दो पार्ट होते हैं इसके, लेकिन आपको पार्ट का इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखो कि जो हमारा पूरा ये ब्रेन है ना, लगभग लगभग ये पूरा सेरिब्रम कहलाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। बस आपको इतना याद रखने की जरूरत है बस। डायंसेफिलॉन, डायंसेफिलॉन ये थैलमस है, हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है, वेंट्रल थैलेमस है। ये जो आपने ग्लैंड्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, डायंसेफिलॉन्स के अंदर, ठीक है। सर्व एस रिले फंक्शन, रिले फंक्शन मतलब जो हार्मोन्स वाले फंक्शन होते हैं उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट है अपना, ब्लड प्रेशर है, ये सब चीजें हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं, राइट। तो ये सब चीजें कहाँ से होती है, डायंसेफिलॉन से होती है। स्पाइनल कॉर्ड, अभी स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्री कॉलम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड मेनिंजेस। अब ये क्या होता है, वर्टिब्री कॉलम आप लोग सभी जानते हो। वर्टिब्री कॉलम एक बोन होती है, बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटी छोटी सी, जो पीछे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जुड़े हुए, उसको हम वर्टिब्री कॉलम बोलते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड फिलअप होता है, उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करते हैं। मेनिंजेस जो ये मसल्स इनको लोगों को बना के रखती है, जोड़ के रखती है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन टू एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री इन द लोअर लंबर। फर्स्ट लंबर मतलब जहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, लोअर लंबर जो लास्ट पार्ट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, ओके। लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मीटर, पायामीटर। खैर आपको इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है ब्रेन के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट मतलब सीएनएस में आते हैं दोनों, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फ्रेंड, जो हमारे अभी ब्रेन ने क्या किया, कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आया, उसने ऑब्जर्व किया और उसने डिसाइड किया कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। हमारा हाथ जल रहा है तो हमें हाथ को हटाना चाहिए। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका काम है मेनली डिसीजन मेकिंग का, स्पेशली आप देखो तो, ठीक है, उसका काम होता है डिसीजन मेकिंग का। बट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसका मेनली क्या काम होता है, एक्शन लेने का काम होता है, एक्शन कराने का काम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला कि भाई हाथ हटा लो, तो ये हाथ हटाने का जो प्रोसेस हुआ, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस गैंग्लिया एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स that as a system carries sensory and motor information between the central nervous system and all other organs and tissue of the body। तो पीएनएस सिस्टम क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड है, और कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो उसको परफॉर्म कराता है।
अभी मैंने आपको पहले बताया था ये दो पार्ट में डिवाइड होता है या दो टाइप से मिलके बना होता है। वन इज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड इज द ऑटोनॉमिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिकली खुद से हो जाती है उनको बोलते हैं सोमेटिक, सॉरी ऑटोनॉमिक। ठीक है, सोमेटिक जो वॉलंटरी होती है, इसका क्या हम अभी मेंशन कर सकते हैं, ये जो है इनवॉलंटरी है, इसको हम इनवॉलंटरी बोलते हैं, और ये वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब हमारे अकॉर्डिंग वॉलंटरी। ठीक है, जो सोमैटिक सिस्टम होता है वॉलंटरी है, और जो ऑटोनॉमिक है वो इनवॉलंटरी सिस्टम होता है। अभी इसको भी मैंने आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, राइट। इसको अगेन दो पार्ट में मैंने आपको डिवाइड करके बताया था, कौन कौन से, एक सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक sympathetic and second one is the parasympathetic। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक कौन सा होता है, जो सडन एक्शन लेते हैं वो होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सिंपैथेटिक कौन से होते हैं, जो स्लोली एक्शन लेते हैं, स्लोली मींस सोच समझ के एक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक कैसा होगा, वो सडन एक्शन लेने वाला होगा, राइट। और वॉलंटरी में जो जो लोग हमारे हाथ को उठाना है, बैठाना है, चलना है, फिरना, जो बेसिक वर्क हम खुद से अपनी इच्छा से करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ये नर्व्स है उनका क्या काम है, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स के दिए हैं। क्रेनियल नर्व्स, अब ये देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अभी क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, क्रेनियल हमारा जो ब्रेन है उसी को हम क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, ब्रेन को ही क्रेनियल नर्व बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं एंड 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व होती है। अब उनके वर्ग क्या होती है वो यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर दिया गया। ऑल्फैक्टरी नर्व, ये सारी चीज आपने सुना भी होगा, ऑल्फैक्टरी नर्व है, सेंस ऑफ स्मेल, ऑप्टिक नर्व है, विजन का, ऑक्यूलोमोटर है, ये सब ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, राइट, ये सब ब्रेन के अंदर होती है, और ये सबका फंक्शन है जो परफॉर्म करते हैं। इसके चाहे आप स्क्रीन शॉट ले लो या फिर वैसे याद रखना चाहो तो याद कर सकते हो, राइट। ये सबके वर्क यहाँ पे नोट कर दिया मैंने। इससे क्या होगा, आपको बस जस्ट आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए, मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए ऑल्फैक्टरी क्या होता है, ऑप्टिक क्या होता है, ऑक्यूलोमीटर क्या होता है, ट्रॉक्लियर क्या होता है, बस इतना ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, बस ये 4-5 यही आपको जनरल यूजेबल लाइफ में है। अब पूरा अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने एक ग्राफ डाला हुआ है कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर चीजें कोऑर्डिनेट होती हैं एक्चुअली। ये दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ये जो आपको रेड कलर से लाइनिंग दिख रही है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दीज आर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये पूरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, हर जगह स्प्रेड, आपकी देखिए सारे बॉडी ऑर्गन यहाँ पे, आई है आपका, बोन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, दीज ऑल, ये सभी जगह आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है। अब यहां से देखो जो भी कंट्रोल हो रहा है, मैंने अभी क्या बताया कि जो भी चीज कंट्रोल होगी वो कहां से होके जाएगी, आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। कोई भी जो मैसेज जाएगा आएगा वो वया स्पाइनल कॉर्ड ही जाएगा। देखो सब जगह ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़े हुए, सब जगह स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ये दोनों, ये यहाँ भी स्पाइनल कॉर्ड से होके जा रहा है, यहाँ भी देखो स्पाइनल कॉर्ड से होके जा रहा है। तो जो जहाँ की इंफॉर्मेशन है देखो वहां से ये होते हुए तब ब्रेन तक जा रहा है, राइट। जो हमारा ब्रेन है वहां से अगर कोई इंफॉर्मेशन वहां तक जानी है तो किसके थ्रू जानी है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाता है। तो जब कभी हमें पेन होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड की अल्ट्रासाउंड कराई जाती है, इसका रीजन यही है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये मैंने आपको दोनों बता दिए। इसको कुछ यहाँ पे एग्जांपल देंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जैसे ग्लैंड्स है, सेंस है, दीज आर। ठीक है, बस
बस इतना ही है इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। चलो इसको मैं यहीं फिनिश करूंगा। वैसे इसमें 2 पार्ट है, मस्कुलर सिस्टम को भी पढ़ाना था, लेकिन खैर आज नहीं लूंगा इसको, कल हम इसको मस्कुलर सिस्टम को देखिए, कल हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम की। फिलहाल तो बस इसमें इतना ही। आप लोगों को अगर कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस सिस्टम तो आप मुझे पूछ सकते हो। जो लोग बाद में आए ना, एक पहले मैंने शुरू में ग्राफ ड्रा किया था, वो शायद आप नहीं देख पाए, तो इस वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा तो वहां से वो ग्राफ जरूर देख लेना। जो ब्रीफ में मैंने पूरा नर्वस सिस्टम को ही बता दिया था, क्या क्या कैसे कैसे होता है, इजी वे में एकदम से। So we are not discussing about the disorders of nervous system. डिसऑर्डर्स मैंने नहीं डाले हैं कि शायद कि कोई एक्चुअली इंटरव्यू वगैरह में पूछा नहीं जाता है। डिसऑर्डर देखो, बहुत सारे डिसऑर्डर्स इसको आप मुझे पूछो कौन कौन सा डिसऑर्डर्स आप जानना चाहते हो। इसमें मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर हम ट्रीट कर लेते हैं, बट एक ब्रेन हेमरेज एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ट्रीट नहीं हो पाता। ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है आपके ब्रेन सेल के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, वो सॉरी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका लीकेज हो जाता है। लीकेज होने की वजह से ब्लड क्लॉट कर जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ द ब्लड वेसल्स होती है, और इतनी ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं कि उसको नेक्ड आई से भी देखा नहीं जा सकता। तो वहां पे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसको जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 केसेस में रिकवर नहीं हो पाता है। राइट, यही एक ऐसी बीमारी जिसको ट्रीट कर पाना बड़ा टफ होता है। तो ब्रेन के अंदर जितनी भी डिजीजेज होती है, वो डिजीज ट्रीट करना इसीलिए टफ होता है क्योंकि उनको आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन कौन से पार्ट में वो डैमेज हुआ है और किसकी वजह से डैमेज हुआ है, उसको फाइंड आउट करना फर्स्ट। एंड सेकंड ये है कि उसकी सर्जरी कराना, सर्जरी करना ब्रेन के अंदर, ये अपने आप में बहुत ही टफ है। बिकॉज जब दैट रीजन जितनी भी न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, उसको जो है मेडिसिन के थ्रू ही ठीक करने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, आप मुझे बोलो कौन सी डिजीज की आप बात कर रहे हो, बोलो। डिजीज को मैंने ऐड नहीं किया है इसमें ना, क्योंकि डिजीज के बारे में नहीं जनरली पूछा जाता है। मैंने ज्यादातर कोर्स में वही सारी चीजें रखी हैं वो जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। हाँ बोलो सर। एक इंटरव्यू क्वेश्चंस जो नोट्स है उसमें एक वो है ना, व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। सर वो बता दीजिए। देखो ब्लड ब्रेन, दो वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। 2 वर्ड आपको बहुत ही कॉमन सुनने को मिलेगा, एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर और एक होता है प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है कि जैसे कोई भी दो चीजों को बहुत हमारी बॉडी क्या है ना, बहुत सेफ लेके चलना चाहती है, ठीक है। दो चीजों को बॉडी हमारी बहुत सेफ लेके चलनी चाहती है। एक होता है कि हमारा ब्रेन जल्दी वहां पे कोई चीज पेनिट्रेट ना करे। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा प्लेसेंटल। प्लेसेंटल क्या होता है, जो बेबी होता है, बाई चांस कोई जो मदर है उसने कुछ ऐसा खा लिया, ठीक है, जो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से क्या होता है कि मेडिसिन लेनी पड़ गई, इसलिए प्रेगनेंसी की केस में भी क्या होता है, मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है। तो ये 2 बैरियर हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की, ठीक है। ये क्या होता है, एक सेलेक्टिव सेमी परमिएबल जो होता है, एक बॉर्डर होता है पूरे ब्रेन के अंदर, पूरा ब्रेन को सेव करने के लिए, ठीक है। एंडोथेलियल लेयर की होती है ये ब्रेन, और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल ही इसके अंदर जा सकती है, उसको ही हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। मींस जितना ब्रेन अलाउ करता है सिर्फ वही जाएंगी, बाकी सारी चीजें नहीं जाएंगी। इसलिए एक बैरियर क्रिएट किया गया है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर एक मेडिसिन उस ब्रेन के अंदर इंटर ना करने पाए। अदरवाइज क्या करता है, वो ब्रेन के अंदर इंटर करेगा तो वो डैमेज क्रिएट कर सकता है। बिकॉज जब दैट रीजन एक बैरियर क्रिएट कर दिया गया है एंडोथेलियल लेयर का, जो मैंने आपको सेमी स्पीरियर बताया था, क्या बोलते हैं इसका, सेरिब्रम का, जो पूरा मैंने आपको ये ब्रेन का बताया था, इसके बाहर पूरा एक लेयर है, ठीक है, एक लेयर है, सेमी परमिएबल बॉर्डर है, एक एंडोथेलियल की लेयर है, जिसमें कोई भी मेडिसिन या कुछ भी हम खाते पीते हैं, सॉरी मेडिसिन जो भी लेते हैं वो उसके अंदर नहीं जाती है। राइट सर। तो सर जो कोविड में भी जो हमारे सेल्स को ये ब्रेक करता है, तो इसका भी सुनने में आया ना कि ब्रेन में भी जो एंटर कर जाता है ये ब्रेन के सेल्स में। अब देखो, कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, वो बहुत खतरनाक होता है, फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
यस सर। ठीक है, फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया तो वो मेन ब्रेन के अंदर इंटर कर जाएगा। अब मेन ब्रेन के अंदर इंटर कर जाएगा, जैसे मैंने बोला कि ब्रेन क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, राइट। ब्रेन क्या है हमारा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके अंदर बहुत माइन्यूट माइन्यूट से न्यूरॉन्स हैं और ब्लड वेसल्स। अगर किसी को भी डैमेज करेगा, फिर वो पकड़ पाना कि कहाँ पे डैमेज हुआ है और उसको ट्रीट कर पाना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि 90% या 95% जो मेडिसिन होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसे जी कुछ सर। स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती हैं, वही से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके अंदर जाती है, वरना जो भी मेडिसिन वर्क करती है सब ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर ही काम करती है। सेम एज ए प्लासेंटा के अंदर होता है, प्लासेंटा हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी मेडिसिन लिया जाएगा, कुछ भी खाया पिया जाएगा, सॉरी खाने पीने तो मदर के थ्रू वो जाएगा, ब्लड कोई भी मेडिसिन होगी ना, वो जो भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है उसको प्रोटेक्ट करता है वो प्लेसेंटा। ठीक है, वो प्लेसेंटा प्रोटेक्ट करता है बेबी को, हमारे प्लेसेंटा मींस बेबी, उसको बेबी। प्रोटेक्ट करता है, वहां भी उसको भी क्रॉस नहीं कर पाती हैं चीजें। ये प्रोटेक्शन गॉड ने बनाया हुआ है, हमारे बॉडी के अंदर मतलब बनाया गया है ताकि इसमें डैमेज ना होने पाए, क्योंकि यहाँ डैमेज होने का मतलब है, यहाँ किसी चीज की इंटरफियर करने का मतलब है कि वो बड़ा डैमेज हो सकता है। ठीक बिल्कुल है सर। सर भाई। हमारा एक बंदा नोन थे रिलेटिव, उनकी डेथ इसी कारण हुई है। हम्म, उनके ब्रेन में क्लॉट आ गया और राइट साइड सारी पैरालिसिस हो गई। उनको कोविड ही था। ओके, ब्रेन के अंदर है, देखो मैं बोला ब्रेन के अंदर अगर कोई भी डैमेज आता है ना, तो जी। उसको मतलब कोई सर्जरी या ऑपरेट कराना मतलब एक दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है डॉक्टर की, आप सर्जरी करा लो या ऐसा कुछ करा लो, लेकिन 99 केसेस में कोई बचता नहीं है। रीजन नहीं ये सर है कि बिल्कुल। सर्जरी करने के बाद भी वो क्लॉट को आइडेंटिफाई करके पॉसिबल नहीं है निकालना इतना, राइट। इतना राइट। आसान नहीं है उस ब्रेन के अंदर से किसी क्लॉट को सर्च आउट करके बाहर निकालना, क्योंकि पता नहीं चलता जल्दी क्लॉट कहाँ पे हुआ है, राइट। और पता भी चल गया तो वहां से निकालना कि एक से क्या बोलते हैं अपने अल्ट्रासाउंड के थ्रू आता है वो डैमेज, वहां पे दिखाता तो है लेकिन उसको फिर जाके हो नहीं पाता। 90% लोग ब्रेन हेमरेज में नहीं बचते हैं, 99% में बोलूंगा, सिर्फ 1-2% जो किस्मत वाले होते हैं वही बचते हैं। देखो जो लोग जी सर। कोमा में चले जाते हैं, इसलिए बोला कब तक ये मेडिसिन चलती रहेगी और कब ये कोमा से बाहर आएंगे, कोई गारंटी नहीं है इसकी। उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं, एक्चुअली न्यूरॉन्स है ना, वो बिलियंस में है, राइट। जी सर। वहां बिलियंस में है, और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक स्टडी अभी भी ब्रेन के ऊपर नहीं हो पाई है, राइट। जिसे प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है, या बोले तो ये जो गवर्नमेंट है ये अलाउ नहीं करती साइंटिस्ट को किसी को भी कि आप इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके किसी के साथ खिलवाड़ करके और वहां पे स्टडी करें। मेन रीजन ये है, तो इसीलिए प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन और ये ब्रेन, दो चीजों को एक्सपेरिमेंट से बाहर रखा गया था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, राइट। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें भी ये चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो भी पेशेंट है, जो भी वॉलंटियर है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, राइट। अंडरस्टैंड, उसको भी कुछ जी। नहीं होना चाहिए। तो बेबी के केस में भी यही होता कि बेबी बचना चाहिए, अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बचेगा या नहीं बचेगा तो इसका कुछ नहीं है ना, तो इसलिए कोई इसको गारंटी नहीं है। अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इसलिए जी आप सर। मेडिसिन देखोगे, ज्यादातर मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं सेफ है उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, वो अवॉइड ही कर देती है, इसलिए डॉक्टर भी क्या करती है, मेडिसिन अवॉइड ही कर देती है। कुछ ही मेडिसिन है जो उसमें चलती है, बहुत ही लिमिटेड। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेडिसिन नहीं दे सकते, रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं डॉक्टर। सेम ओके सिस्टम ब्रेन के अंदर भी ऐसे, ठीक है। सर। सर ये रिज्यूमे के अंदर सर जो हम्म डिक्लेरेशन होता है उसमें प्लेस और डेट में हम्म प्लेस अपना जो परमानेंट रेसिडेंशियल है वो लिखना, या अपन जहाँ रहते वो मतलब मान लो कहीं रेंट कहीं पर। देखो, देखो दो एड्रेस आपको डालना होता है, जो फ्रंट पेज पे ऊपर डालना होता है वो मेलिंग एड्रेस होता है, और डिक्लेरेशन के पास जहां हम अपना पर्सनल प्रोफाइल शो करते हैं वहां पे परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। और लेकिन ये इन एड्रेस का बहुत खास कोई वैल्यू नहीं होता विवेक, बिकॉज जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपके रिज्यूमे पे जो एड्रेस होता है उसको ज्यादातर कंपनीज कंसीडर नहीं करती, उससे कोई मतलब नहीं होती, वो वहीं पे एंड अप हो जाता है, राइट। जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, तो उनका खुद का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जहां पे आपसे दोनों मतलब प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वहां पे आपको मेलिंग एड्रेस एज वेल एज
आपको दोनों एड्रेस शो किया जाता है, जैसे मैं आपको एक शो अच्छा करता हूँ, ठीक है, अभी और आपको सर मैं दिखा डेट में क्या डालना है? डेट जिस डेट। दिन इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप उस दिन का डेट डालना होता है, ठीक है। ओके सर। मैं आपको दिखाता हूँ। Sir, बोलो। sir, the formation of blood clot in the brain, sir. So we can't use anticoagulant, sir. एंटी कोगुलेंट यूज कर सकते हैं सादा, लेकिन वो वहां पे वर्क नहीं करता ना, रीजन वही है उस, क्योंकि वहां पे जो ब्लड वेसल्स है सादा वो इतना स्मॉल साइज होता है ना कि वो कोगुलेंट वहां पे वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो हम रिमूव नहीं कर पाते। अगर स्मॉल क्लॉट है तो वही मैंने बोला बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो ब्रेन हेमरेज के बाद अब बचते हैं लोग, तो वही किसी का ऐसा क्लॉट होता है जो रिमूव हो जाता है एंटीकोगुलेंट के थ्रू, तो वही लोग बच जाते हैं, बाकी लोग नहीं बच पाते। रीजन यही है उसका। Okay, sir. एक्चुअली वो मेन बात साइज का है, वहां इतना माइक्रो साइज में ब्लड वेसल्स है ना उसके अंदर, बस इसलिए बोला ना हमारा हार्ट जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है कि इतने माइन्यूट ब्लड वेसल्स के अंदर वो पंप कराता है। देखो एक ना ये पिछली कंपनी का मेरा ज्वाइनिंग फॉर्म है, आप जब कभी भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको इस टाइप की चीजें भराई मतलब फिलअप किया जाए, फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके डिटेल्स जाएंगे, देखो यहाँ पे दो एड्रेस डिमांड किया गया है कंपनी के फॉर्मेट में, वन इज द परमानेंट एड्रेस, सेकंड इज द प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस मींस आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एज यू नो दैट, ठीक है। तो ये दोनों ही एड्रेस यहाँ पे फिलअप किया जाता है। सेकंड, जो आपका मैनेजर होता है वो प्रॉपर जब हम ये फॉर्म फिलअप करके कंपनी को भेजते हैं तो साथ में ये भी कम्युनिकेट करते हैं कि जो कम्युनिकेशन होगा मेडिकल रैप का वो कौन से एड्रेस पे होगा, वो प्रॉपर वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट एक भेज जाती है, उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें भर के जाती है। इसमें से कुछ पेज ऐसे हैं जो आपसे फिलअप किए जाते हैं, एक दो पेज जो होता है जो मैनेजर होता है वो भरता है। जैसे देखो ऑफिस का ये पेज है फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, ये जो मैनेजर होता है वो भरेगा कितना पैसा कितना पैकेज आपको मिलना है, ये सब मैनेजर मोस्ट ऑफ द केस में फिलअप करके भेजते हैं। बहुत सारी कंपनीज में मैनेजर फिलअप नहीं करते, कंपनी का जो एचआर होता है वो खुद फिलअप करता है, ठीक है। दोनों ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर उसने किसको पावर दिया हुआ है। चार भरता तो भी मैनेजर को पता होता है कितना पैकेज मिलेगा क्या मिलेगा, वो मैनेजर के पास मेल आ जाती है, जो आपका मैनेजर होगा उसके पास मेल आ जाती है। ओके, दिस इज द फॉर्मेट। जब तक आप कोई भी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, जब तक आपका ये फॉर्म फिलअप नहीं किया जाता ना कंपनी का फॉर्म, तब तक आप ये मत मान के चलो कि आपका सिलेक्शन उस कंपनी के अंदर हो गया है। अगर आपसे ये फॉर्म फिलअप करा दिया जाता है किसी भी कंपनी का, अगर ये फॉर्म फिलअप कर दिया है इसका मतलब यह है कि आपका कंपनी के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब 99% आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो चुके हो, बस वहां से आपको एक इंटीमेशन आना बाकी है कि कब से आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट जो आपका मैनेजर होता है वो आपको इंटीमेट करता है, बस यही है, ये लास्ट फॉर्मेलिटी। अगर ये नहीं हुआ अभी तक आपका, अब आपको बोल दिया गया कि नहीं आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप फाइनल हो गए हो, तो भी आप ट्रस्ट मत करो, ठीक है। आप किसी और जगह इंटरव्यू देते रहो, क्योंकि ये किसी भी स्टेप पे चेंज हो सकता है सब कुछ फाइनल हुआ आप फाइनलाइज हो गए हो, लेकिन इन बिटवीन कोई और अच्छा कैंडिडेट मिल गया है और आपसे ये फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, तो आपको चेंज कर सकता हो मैनेजर या कंपनी जो भी, मतलब सेकंड लाइन मैनेजर। बट अगर ये फॉर्म फिलअप हो गया है उसके बाद कोई और अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, देन वो सिलेक्ट नहीं होगा फिर, क्योंकि फॉर्म ये जा चुका है, ये फिलअप हो गया, देन फिर कोई मतलब नहीं है किसी और का होने का। जब आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाए तब आप समझ लो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। जब तक ये फॉर्म आपसे ना फिलअप कराया जाए तब तक आपका सिलेक्शन डन नहीं होता है, ठीक है। हर एक कंपनी मैंने एक कंपनी का फॉर्मेट दिखाया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। और जब ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा तभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और तभी रिक्वायरमेंट होती है। इसके पहले कभी भी इंटरव्यू के टाइम पे जब तक आपसे मांगा नहीं जाए, जब से आपसे बोला नहीं जाए, तब तक कभी भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके कैरी मत करो। कभी मिस हो गया, कहीं कुछ भी हो गया तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अपने फाइल के अंदर सबका जीरोक्स कॉपी रखो, और अगर अच्छे से आप प्रेजेंट करना चाहते हो सबका कलर जीरोक्स कर लो, ठीक है, और उसको फाइल के अंदर लगा लो और वही लेके कैरी करो, बेस्ट वे है। ओके, सर एनी अदर ये क्वेरी?
सर हमारा जॉब सर अगर बिग सिटी में करे तो प्रमोशन के चांसेस ज्यादा और छोटी सिटी में करे तो प्रमोशन के चांसेस कम, ऐसा कुछ है क्या? कुछ डिफरेंस होता है नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता। प्रमोशन के चांसेस आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बिग सिटी में एडवांटेज ये मिलता है कि वहां पे नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा होती हैं। जब आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आपके ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, राइट। इसलिए वहां पे बोला जाता है कि चांसेस ज्यादा होते हैं ग्रोथ करने के। फर्स्ट। सेकंड ये होती है कि आप बिग सिटी के अंदर रहेंगे तो प्रमोट होंगे तो कहीं और नहीं जाएंगे, वहीं पे मैनेजर हेडक्वार्टर हो जाएगा। जैसे मैं देहरादून के अंदर काम करता था, देहरादून में मैं एज ए मेडिकल रैप भी काम करता था। जब मैं प्रमोट हुआ तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैनेजर हेडक्वार्टर इटसेल्फ जो है देहरादून है। जैसे मैं अभी अपने सिटी के अंदर रहता हूँ इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में क्या है कि मैनेजर हेडक्वार्टर इटसेल्फ इलाहाबाद ही है, राइट। तो यहाँ पे एडवांटेज थोड़ा सा ये मिल जाता है कि चलो मैं एज ए मैनेजर, मैं एज ए एमआर अपनी सिटी के अंदर काम कर रहा था, लेकिन मैं मैनेजर बनूंगा तो भी जो है वहीं पर रहूंगा, कहीं और मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मूव नहीं करना पड़ेगा। जैसे लखनऊ है, अभी लखनऊ में कोई एमआर होगा तो वो मेडिकल रैप, वहीं पे मेडिकल रैप भी बनेगा, वहीं पे मैनेजर भी बनेगा, वहीं पे वो सेकंड लाइन मैनेजर भी बन जाएगा, हो सकता है फोर्थ लाइन मैनेजर भी वहीं से बन जाए, क्योंकि वो मैनेजर हेडक्वार्टर भी है, सेकंड लाइन मैनेजर हेडक्वार्टर भी है, और थर्ड लाइन मैनेजर भी हेडक्वार्टर है। तो इस ऐसे होता है। बड़े सिटी में रहने का एडवांटेज ये मिलता है कि आपके इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं, बस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटी सिटी में होंगे तो आपका प्रमोशन जल्दी नहीं होगा, बड़ी सिटी में रहेंगे तो। छोटी सिटी में रहेंगे तो आपको प्रमोशन चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा, आपको लिंक यूज करने पड़ेंगे, पता करना पड़ेगा। अभी क्या वहीं रह रहे हैं तो आपको सारा एक्सपीरियंस है, तो आपके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि आप यहीं पे रहने वाले हैं, आपको सारी चीजें पता है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन आप किसी छोटे एरिया से काम कर रहे हो तो दूसरे एरिया में जहां पे मैनेजर हेडक्वार्टर है वहां के लिए वैकेंसी निकली और आपने अप्रोच किया, सपोज दैट, तो बोलेगा आपको तो वहां का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम आपको नहीं लेंगे, राइट। कभी कभी वो लिख के आता है कि एज ए मैनेजर आपको ज्वाइन करने के लिए आपका लोकल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे बिग सिटीज जो है रोल प्ले करती हैं। बिग सिटीज में बोलूंगा जहां पे मैनेजर हेडक्वार्टर होता है, बस वहीं पे। बाकी सब जगह मैनेजर हेडक्वार्टर नहीं होता। जो बड़ी सिटीज होती है वहां पे मैनेजर हेडक्वार्टर है। जैसे मेरा इलाहाबाद है, इलाहाबाद के नियर बाई के एरिया मेरे पास कवरिंग में है, जहाँ से लोग काम मतलब वहां पे अगर कोई मैनेजर वहां से बनता तो उसको इलाहाबाद ही शिफ्ट करना पड़ेगा फैमिली को। ओके, यस सर। चलो, एनी अदर क्वेरी? बोलो फटाफट बोलो यार। यस सर, एक सर पूछना था, जैसे सर अभी आज मैक्लॉइड्स में जैसे सर अभी इंटरव्यू का चल रहा है प्रोसेस, तो हम्म। सर ये कंपनी बहुत बड़ी है, उन्होंने जैसे